ओके, बेसिकली ना ये थर्ड टाइम है कि मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया हूँ। मैं सारा प्रोग्राम बना चुका हूँ, सारी चीज़ें डिटेल से समझा चुका था, और मुझे एंड में पता चला कि जी मैंने ना रिकॉर्डिंग का बटन ऑन ही नहीं किया। ठीक है, अभी एक दफ़ा मुझे दोबारा चेक करने दें कि क्या अभी भी ये ऑन है या नहीं, क्योंकि मैं वेरीफाई नहीं कर सकता ना किसी तरह से। तो रिकॉर्डिंग तो आई गेस हो रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है, तो प्रॉपर्ली इस टाइम को एरर नहीं आएगा। खैर, देखें, क्लास को सबसे पहले डिक्लेयर किया जाता है। अब क्लास को डिक्लेयर करने का एक सिंटैक्स है। वो क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपने देखना है, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से। ठीक है, सिंटैक्स ये है कि आपने सबसे पहले क्लास का नाम लिखना, क्लास लिखना होता है, फिर उसके बाद क्लास का नाम, फिर उसके बाद आपने ये लिखना प्रैक्टिस बना दें कि एक प्राइवेट सेक्शन बना देना है और एक पब्लिक सेक्शन बना देना है। प्राइवेट सेक्शन वो के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं वो विद इन क्लास यूज़ कर सकते हैं, क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। पब्लिक के अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो पब्लिक के मतलब पब्लिक का होती है, वो आप क्लास के बाहर मेन प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ना क्लास एक तो प्रोग्रामर डिफाइंड डाटा टाइप के लिए होती है कि अगर आप कोई डाटा टाइप है तो यूजली, और दूसरा प्रोग्राम का काम ये होता है, क्लास का काम ये होता है कि आप नंबर ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक ही क्लास में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, उस क्लास को मेन फंक्शन के अंदर, मेन जो आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं उसके अंदर इंक्लूड कराते हैं, ताकि उस क्लास के सारे फंक्शन को आप यूज़ कर सकें। जिस तरह के आईओ स्ट्रीम भी एक फंक्शन है ना, तो हम आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कराते हैं ताकि सी आउट वगैरह और ये और भी जो आईओ स्ट्रीम से रिलेटेड फंक्शन है ना वो हम यूज़ कर सकें। ठीक है, तो सी आउट बेसिकली इज़ नॉट अ फंक्शन, लेकिन वो हम लंबे टॉपिक में देखें। तो पॉइंट इज़ के क्लास को इंक्लूड करते हैं जब हम, तो हम क्लास से रिलेटेड हर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास दो काम के लिए, एक तो प्रोग्रामर डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए, और दूसरी नंबर ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को स्टोर करने के लिए। और इस चीज़ की मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाई है। एक हमने प्राइवेट में दो वेरिएबल्स ले लिया है। प्राइवेट में जो भी चीज़ रखी जाती है ना वो विद इन क्लास इस्तेमाल होती है, और यूजुअली हम वेरिएबल्स को यहाँ पे इनिशियलाइज कराते हैं वेरिएबल को ओवरराइड होने से बचाने के लिए, ताकि वेरिएबल को बस विद इन क्लास ही तब्दील किया जा सके, क्लास के बाहर तब्दील ना किया जा सके। ठीक है, तो हमारा डाटा सेफ रहे इसलिए हम प्राइवेट करते हैं सारी इंटीजर की, सारी डाटा वेरिएबल की डिक्लेरेशन। फिर पब्लिक के अंदर देखिए मैंने ना कितने प्रोग्राम्स बनाया, मेन फंक्शन बनाया है, और कितने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसमें से ना एक ऐसा फंक्शन आप देख रहे होंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिसका जो नाम है ना वो क्लास के नाम के जैसा है, बिल्कुल क्लास के नाम के इक्वल है। ठीक है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टर। ठीक है, ये जो है ना दिस इज कॉन्स्ट्रक्टर, और जो कॉन्स्ट्रक्टर होता है ना वो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है खुद ब खुद कॉल हो जाता है। बाकी सारे जो फंक्शन है ना वो हमें खुद से कॉल करने पड़ते हैं वन बाय वन डॉट ऑपरेटर के थ्रू, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होता है वो खुद ही कॉल हो जाता है। इसलिए हम कंस्ट्रक्टर वाला जो फंक्शन बनाते हैं ना उसको क्लास के नाम से अ, उसका नाम देते हैं। ठीक है, इसलिए उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लास। अब ये उसके बाद जो क्लास को सेव कराते हैं वो, ये देखिए ऊपर देख रहे होंगे prog डॉट एच के नाम से, जो क्लास का नाम होता है ना उसके नाम के आगे डॉट एच लगा के खुद से डॉट एच लिख के सेव कराते हैं। ठीक है, ये दूसरा रूल है। अब यूजुअली आईओ स्ट्रीम और ये इंक्लूड कराने की ज़रूरत नहीं होती क्लास में, लेकिन मुझे क्यों पड़ी, क्योंकि मैं ना क्लास के अंदर सी आउट यूज़ कर रहा हूँ, सी आउट, तो मुझे यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस भी इंक्लूड करना पड़ा। लेकिन अगर आपका ऐसी क्लास है जिसमें आप सी आउट नहीं करा रहे कोई चीज़, तो फिर आप इसको ना यूज़ करें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक इंट रिटर्न टाइप का यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया जो दो नंबर का सम आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, एक मैंने सम के नाम से बनाया, मतलब वैसे ही आपको समझाने के लिए कि ये इसी तरह एक डिफ के नाम से बनाया है, एक क्लास के नाम से बनाया है। अब मैं इसको कर दूंगा सेव। ठीक है, कंपाइल करूंगा ना जब तो ये सेव हो जाएगा खुद ही, किसी रन तो होना नहीं है क्योंकि मेन फंक्शन जब तक ना हो रन नहीं होती चीज़। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर ना उस क्लास को यूज़ करूंगा। उसके लिए आप क्या करते हो, क्लास को सबसे पहले इंक्लूड करते हो जो आपने क्लास बनाई होती है। क्लास क्या है, प्रॉक डॉट एच के नाम से। ठीक है, मैंने उसी नाम से इंक्लूड करा ली, और ये उसका सिंटैक्स है, आप इन्वर्टेड कॉमास ही डालते हैं, कोटेशन मार्क्स।
और ज़रूरी नहीं है कि ये ओपन हो फाइल जो क्लास है, इसको आप बंद भी कर देंगे कि बन चुका है। ज़रूरी बस ये इतना है कि जहाँ पे आप ये प्रोग्राम सेव करेंगे ना, ये प्रोग्राम उसी जगह पे सेव होना चाहिए जिस जगह के ऊपर आपने क्लास सेव की है। अब मैं इसे देखें जिस तरह, क्योंकि क्लास इज़ द प्रोग्रामर डिफाइंड डाटा टाइप ना, तो जो नॉर्मल डाटा टाइप होती है वो जिस तरह इंट या फ्लोट, जिस तरह हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले डाटा टाइप लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे प्रोग्रामर डिफाइंड डाटा टाइप का क्या नाम है, प्रॉग, और आगे इसका हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल नहीं मतलब ऑब्जेक्ट बोलेंगे इस केस में, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा, कॉन्स्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्टर हमने क्या लिखा था कि आई एम कॉन्स्ट्रक्टर वाला फंक्शन। तो अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो मैं देखूंगा कि ये देखिए, हाय आई एम ए कॉन्स्ट्रक्टर, ये खुद ही कॉल हो गया, ठीक है, देख रहे हैं ना, क्योंकि हमने कॉन्स्ट्रक्ट उसका नाम वो वाला था। अब बाकी फंक्शन क्यों नहीं कॉल हुए, क्योंकि वो कॉन्स्ट्रक्टर नहीं थे। उनको कॉल करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, जिस तरह ए बी सी, ये ऑब्जेक्ट है ना इस क्लास का, इसके आगे डॉट लगाएंगे ना तो इसके अंदर मौजूद सारे फंक्शन सामने आ जाएंगे। देखिए ये क्लास वाला फंक्शन है, इस तरह ये डाटा वाला फंक्शन भी हमने बीच में जो डिफाइन फंक्शन बनाया था, फिर डिफ वाला बनाया था, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्टर को दोबारा कॉल करना चाहते हैं दोबारा करवा लें, इस तरह सम वाला। तो फॉर एग्जांपल मैं डाटा वाला फंक्शन, ठीक है, ये कॉल कराता हूँ, ये देखें इस तरह कॉल कराते हैं अगर कोई फंक्शन हो तो डॉट ऑपरेटर। अब मैं रन करता हूँ तो ये देखें वो मेरे से, और कंस्ट्रक्टर तो खुद ही कॉल हो गया, और उसके बाद देखिए फर्स्ट नंबर, वो जो मैंने ये था ना डाटा टाइप फंक्शन, ये बनाया था, 2 नंबर को सामने लेगा और उसका आंसर रिटर्न करेगा, लेकिन क्योंकि रिटर्न के लिए सी आउट की जरूरत होती है तो मैंने सी आउट नहीं किया तो मुझे आंसर नहीं वो देगा। ये देखिए 12 और फिर 13, बंद हो जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि मैंने आंसर को ना किसी और में सेव करके या खाली सी आउट कराना होता है, क्योंकि रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप था ना। अगर मैं इसको सी आउट लिख दूँ तो फिर ये आंसर को डिस्प्ले भी करेगा फाइनल, ठीक है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट नंबर 23, सेकंड नंबर 54, आंसर है, अरे यार 110, तो उसने रिटर्न भी किया है। सिमिलरली आप कोई और फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, ए बी सी डॉट, अब लेट से मैं सम वाला एक फंक्शन बनाया था, सम वाले फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसमें सिर्फ लिखा हुआ आएगा कि आई एम अ सम प्रोग्राम। तो इसको काटें, कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा कंस्ट्रक्टर, ये जरूरी नहीं है आप कंस्ट्रक्टर बनाएं या ना बनाएं, शर्त की बात है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर मर्जी है, देखिए वो आई एम कंस्ट्रक्टर तो खुद ही कॉल हो गया क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ। और वो देखिए सम फंक्शन, क्योंकि मैंने जो बनाया था ना ये वाला फंक्शन, इसमें सिर्फ था ही ये लिखा हुआ आ रहा सम फंक्शन, तो ये भी कॉल होगा। तो इतनी आसान सी चीज़ है क्लास जो आपको समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह विल सून मेक अ वीडियो ऑन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।